हर हर महादेव दोस्तों, मैं उसे कृष्णा सोमानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएसएम के आरटीपी मेट 25 के एमसीक्यूज। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को लाइक करना। सबसे पहला डिस्क्लेमर, ये मैंने ओपन क्या किया, ये मेरी समरी बुक है, समरी नोट्स जो मैंने बनाया है। जस्ट 96 पेजेस में मैंने पूरे एएसएम के पांचों चैप्टर्स कवर किए हैं। 100% मॉड्यूल का कवरेज है। अगर आपने कभी एएसएम पढ़ा नहीं है या फिर एएसएम की कोई समरी नोट समरी बुक आपको चाहिए होंगी तो ये आप समरी नोट्स यूज कर सकते हो। सेकंडली, ये समरी नोट्स कहाँ मिलेगी? ये समरी नोट्स कि मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे जो अदर रिवीजन वीडियोस थे उसके भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वो जाकर रिवीजन वीडियो देख सकते हो। ठीक है भैया, चलो आरटीपी में 25 के एमसीक्यूज देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट केस स्टडी दी है। Design Fabs is a fast growing clothing brand in India. It started with a clear goal to make a stylish cloth affordable for everyone. कि क्या कर रहा है ये Design Fabs? ये बोल रहा है कि हम अफोर्डेबल स्टाइलिश के क्लोथ्स का ब्रांड हम कस्टमर्स को सेल करने वाले, अफोर्डेबल में रहेगा, ठीक है। While also being mindful of the environment. एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम अफोर्डेबल क्लोथ्स बेचेंगे भैया, ये उनका काम है, ठीक है, समझ गया। The company strongly believes in 3 values. कौन कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट है? इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, ठीक है, समझ में आया। Design Fabs a dynamic player in India bustling clothing industries offer a compelling example of how astute integration of core business principle can pave the path to triumph. क्या लिखा है एकदम तोड़ इंग्लिश में। ये कुछ नहीं, उसके बारे में बैकग्राउंड दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इग्नोर कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलो आगे क्या दिया है। डिजाइन फैब्स वाज बोर्न विद अ क्लियर विजन। विजन यहाँ इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन रह सकते हैं एमसीक्यू से। मेकिंग स्टाइलिश क्लोथिंग एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन while minimizing their environmental impact through sustainability initiative. Their guiding values include inclusivity, sustainability and forward looking approach. के भैया उसका वो क्या, उसका विजन क्या है कि हमें स्टाइलिश ब्रांड बनाना है, हर एक इंडियन तक पहुंचना चाहिए और एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं करना है। वो एनवायरमेंट के ऊपर भी बात हुई थी, यहाँ पे भी बात है कि एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे और 3 वैल्यू जो ऊपर थे वही उन्होंने रिपीट किया है, ठीक है। इन द बिगिनिंग डिजाइन फैब्स एमर्ज एज अ हम्बल बुटीक ऑफरिंग अफोर्डेबल क्लोथिंग। छोटी फर्म थी भैया, छोटी थे, क्लोथ की एक शॉप बोल सकते हो, छोटे ये थे वो डिजाइन फैब्स। एट द टाइम द क्लोथिंग मार्केट वाज रैपिडली इवॉल्विंग। जब वो छोटे बुटीक फर्म थे ना, तब क्लोथिंग का मार्केट बहुत इवॉल्व हो रहा था। विद द कंज्यूमर सीकिंग अफोर्डेबल येट चिक ऑप्शन। मतलब कंज्यूमर को अफोर्डेबल, सस्ता तो चाहिए ही चाहिए, बट और उसमें भी और बहुत चॉइसेस और बहुत ऑप्शन चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइजिंग दिस शिफ्ट इन द कस्टमर बिहेवियर, डिजाइन फैब इवॉल्व इट्स प्रोडक्ट रेंज एम्बरेसिंग फॉर्मल वियर, एक्टिव वियर एंड एथनिक वियर। के उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट्स नए और प्रोडक्ट्स लाए, फॉर्मल वियर लाया, एक्टिव वियर लाया, एथनिक वियर लिया, ठीक है। देयर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड कस्टमर स्टाइल वाज पिवोटल। डिजाइन फैब्स कंडक्टेड कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च टू डिकोड फैशन ट्रेंड्स एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। के भैया वो क्या करती है, मार्केट रिसर्च भी, कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च करती है, क्या मार्केट में नया आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, और आपके कंज्यूमर की भी, कस्टमर का नीड क्या है वो मार्केट से सर्च करती है, ठीक है। दिस अप्रोच लेड टू द क्रिएशन ऑफ कलेक्शन दैट रेजोनेटेड विद देयर टारगेट ऑडियंस। के बाबा उससे ध्यान में आता है कि मेरे जो कस्टमर को मैं सर्व करना चाहता हूँ वो मैं सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ या नहीं। दे आल्सो मॉनिटर सोशल मीडिया एंड कस्टमर फीडबैक। हाँ, ये तो बहुत सही बात है कि वो कस्टमर का कोई फीडबैक आता है, क्या कस्टमर उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या बताता है, वो भी मॉनिटर करते हैं। और सोशल मीडिया पे क्या है, बहुत बार सोशल मीडिया पे क्या कमेंट्स आते हैं, क्या नहीं है, कैसी रेटिंग्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। स्टेइंग अट्यून टू द इवॉल्विंग टेस्ट एंड डिमांड ऑफ देयर कस्टमर, ठीक है। नोटेबली दे क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल फैशन बाय लॉन्चिंग इको फ्रेंडली क्लोथिंग लाइन। जो उनकी डिमांड बढ़ रही थी ना उनके प्रोडक्ट्स की, उन्होंने उसको क्या किया, इको फ्रेंडली एक उनका ब्रांड, क्लोथिंग का कोई ब्रांड लॉन्च कर दिया, ठीक है। टू मैनेज देयर डाइवर्स स्टेक होल्डर इफेक्टिवली। स्टेक होल्डर की बात कर रही है, कौन सा कुछ तो इसमें से कुछ तो खुशबू आ रही है। स्टेक होल्डर मतलब ये मेंडलिस्ट मैट्रिक्स का मे भी क्वेश्चन आ सकता है, आई थिंक सो, मैंने देखा नहीं, ठीक है। चलो, डिजाइन फैब्स फैक्टफुली क्लासिफाइड देयर स्टेक होल्डर, ओके। फैशन इन्फ्लुएंसर एंड सप्लायर, ये दो स्टेक होल्डर है उनके। वेयर नर्चर थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इनको कौन संभालता है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो रहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वो इन लोगों को संभालते हैं। विच नॉट ओनली एलिवेटेड डिजाइन फैब्स ब्रांड इमेज बट आल्सो एंडोम देम विद एक्सेस टू कटिंग फैशन ट्रेंड एंड प्रीमियम मटेरियल। के भाई उनको डिजाइन फैब्स की ब्रांड इमेज ही नहीं, बाकी उनके ट्रेंड, प्रीमियम मटेरियल, इन सबसे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली दे मेंटेन ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज एंड लॉयल कस्टमर्स। ये भी उनके एक स्टेक होल्डर टाइप में आते हैं कि वो कम्युनिकेशंस करते हैं अपने जो लोकल कम्युनिटीज है, वहां के जो भी क्लोथिंग के रह सकते हैं बेसिकली, और जो भी उनके कस्टमर्स है उनके साथ भी फीडबैक कम्युनिकेशन करते रहते हैं। बाय एक्टिवली एड्रेसिंग देयर कंसर्न एंड सॉलिसिटिंग फीडबैक कि भाई हमारे प्रोडक्ट में कुछ खराबी तो नहीं है, ये ऐसे कुछ फीडबैक वगैरह सब चीजें लेते हैं। डिजाइन फैब्स अफोर्ड पॉजिटिव रेपुटेशन एंड नर्चर कस्टमर लॉयल्टी कि भैया उनकी ये जो रेपुटेशन है अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी खासी इज्जतदार आदमी है भैया। Design Fabs power led in the ability of trend forecasting, efficient supply chain management and robust vendor relationship. अब ये ऊपर पहले तो चीज उन्होंने विजन वगैरह बता दिया, सेकंड में थोड़ा उनके बारे में, प्रोडक्ट में जो उन्होंने लॉन्च किया है उसके बारे में बताया, अभी स्टेक होल्डर के बारे में बताया, अभी वो उनके सप्लाई चेन के बारे में बता रही। Their design team instantly innovated to remain ahead of evolving fashion trend, allowing them to design collection that resonated deeply with their कस्टमर बेस के भैया। नए ट्रेंड के हिसाब से उनकी जो एम्प्लॉइज की टीम है, अलग अलग डिजाइनर्स, वो अलग अलग नए प्रोडक्ट लाते रहते हैं।
दे स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन, रिड्यूस लीड टाइम एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। कि जो उनकी सप्लाई चेन है ना, कि अगर कोई ऑर्डर आता है तो वो इमीडिएट उसका रिस्पॉन्ड करते हैं बेसिकली, तो उनसे उन्होंने लीड टाइम भी रिड्यूस किया है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस किए, विच ट्रांसलेटेड इनटू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। के अगर लीड टाइम कम किया है ना, तुमने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, तो उससे क्या हो रहा है, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जो उनके प्रोडक्ट है हाई क्वालिटी के है, वो कम समय में डिलीवर कर पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वेंडर रिलेशनशिप प्रोवाइड देम विद अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रीमियम मटेरियल फर्दर फोर्टिफाइडिंग देयर कोर कॉम्पिटेंसेस। के उनका जो वेंडर रिलेशनशिप वो भी अच्छा है, सो दैट उनको वेंडर से मटेरियल भी बहुत जल्दी प्रीमियम मटेरियल बहुत अच्छे और जल्दी मिल जाता है। ठीक है। टू फ्यूल सस्टेनेबल ग्रोथ, डिजाइन फैब्स एग्जीक्यूटेड अ टू prolonged approach encompassing market penetration and diversification. They embark on a journey into tier 2-3 cities with India capturing attention of urban and semi-urban demographics. Simultaneously, they venture into international markets, setting their sights on a region where Indian fashion was gaining traction. कि भाई उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन भी किया है और डाइवर्सिफिकेशन भी किया है, कुछ अलग अलग इंडिया के टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी उन्होंने एक्सपेंशन किया है। साइमल्टेनियसली उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी अलग अलग वेंचर किए, जहां जहां उनको लगता है ना कि इंडियन फैशन का जहां पे ट्रेंड है, वो वहां वहां उनके नजर बनाए रखे हैं। Recognizing that growth necessitates change, Design Fabs cultivated a corporate culture that celebrated adaptability and innovation. कि भाई उनका कल्चर कैसा है, एडेप्टेबिलिटी, मतलब कोई चेंज होता है ना बाहर कुछ, वो जल्दी एडप्ट कर लेते हैं, और इनोवेशन, नए चीजें लाना, ये उनका culture. Employees were not merely encouraged but were adequately empowered through specialized training program, equipping them skills needed for seamless adaptation to new product लॉन्चेस एंड मार्केट एक्सपेंशन। की भैया एम्प्लॉय को वो सिर्फ एंकरेज नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, वो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, सो दैट जो भी नए चेंज आते हैं वो उनको अडॉप्ट कर पाए। Vigilant strategic control mechanism underpin Design Fab's growth trajectory, ensuring that their expansion remain harmonized with their values and overreaching objective. के भैया वो भी ध्यान में रखते हैं, अगर वो कुछ एक्सपांड कर रहे हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो उनके जो कोर वैल्यूज ऊपर देखे थे, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन वगैरह, वो वैल्यूज वो चल के वो वैल्यूज के साथ ही वो एक्सपांड कर पाए, वो ऑब्जेक्टिव के साथ ही वो एक्सपांड कर पाए, ये भी चीजें वो ध्यान रखते हैं। Routine performance assessment and evaluate protocol equip the organization with real-time insights. These insights empower informed decision making, enabling Design Fab to adjust their strategies deftly in response to ever-evolving market dynamics, shifting customer behavior, and emerging fashion trends. बोला है कि रूटीन परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं वो, उनका हर दिन का उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे उनको हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटेजी डिफाइन करने में, और उनका कस्टमर बिहेवियर कैसा है, कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस करने में, और नए इमर्जिंग फैशन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। Design Fab exceptional journey in India's clothing industry underscore the remarkable outcome that can be realized through seamless amalgamation of core business principle. उसके बारे में थोड़ा बताएं। In a world where the fashion landscape evolves ceaselessly, Design Fabs remains a beacon of affordability, sustainability, and accessibility, ensuring that fashions remain an inclusive pursuit for all. तो डिजाइन फैब्स अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का एक प्रतीक है, एक बेसिकली वो उसके अंदर वो क्वालिटीज है कि अफोर्डेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, इसके बेसिस पे एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू क्या है? डिजाइन फैब्स एन इंडियन क्लोथिंग कंपनी इज डीपली कमिटेड टू अ स्पेसिफिक कोर वैल्यू दैट अंडरपिन्स इट्स बिजनेस फिलॉसफी। दिस कोर वैल्यू प्लेज अ वाइटल रोल इन गाइडिंग देयर एक्शन एंड डिसीजन। व्हाट इज द सेंटर कोर वैल्यू दैट डिफाइन द डिजाइन फैब्स बिजनेस फिलॉसफी? हमने ऊपर देखा था कि क्या क्या वैल्यूज है। पहले देखते हैं एक्सक्लूसिविटी, वेयर एनी प्रायोरिटी इज ऑफरिंग यूनिक रेयर क्लोथिंग आइटम। तो ऊपर एक्सक्लूसिविटी नहीं था, इंक्लूसिविटी था। देखो ऊपर क्या क्या थे वैल्यूज, कैसे खिलती है ऐसे, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। इंक्लूसिविटी था ना, एक्सक्लूसिविटी नहीं था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सस्टेनेबिलिटी रिफ्लेक्टिंग देयर डेडिकेशन टू मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट। हाँ भाई, वही तो बोल रहे थे कि एनवायरमेंट को अफेक्ट कम करना है और सस्टेनेबिलिटी रहना है, ये हो सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकसिंग प्राइमरली ऑन फाइनेंशियल गेन। ऐसी तो थी नहीं वो कंपनी, किसमें थी नहीं, मतलब ऐसी तो है नहीं, कहीं तो मेंशन किया है नहीं। इंटरनल एक्सपेंशन एमिंग टू डोमिनेट ग्लोबल मार्केट, ये भी नहीं है भैया उसका कोर वैल्यू। उसकी कोर वैल्यू क्या है? सस्टेनेबिलिटी है, हमको पता चल गया है। ठीक है। डिजाइन फैब्स एम्बार्क ऑन अ स्ट्रेटेजिक मूव टू इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट वेरिएंट ऑन अ पर्टिकुलर फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इन विच फेज डिड डिजाइन फैब्स इंट्रोड्यूस ग्लटन फ्री एंड ऑर्गेनिक वेरिएंट? ये तो कहीं लिखा ही नहीं था, ये कौन से प्रोडक्ट है ग्लटन फ्री और ऑर्गेनिक वेरिएंट। बट उन्होंने क्या मेंशन किया था? उन्होंने मेंशन किया था कि वो ग्रोइंग डिमांड को प्रोक्योर करने के लिए, उसको फेस करने के लिए उन्होंने कुछ इको फ्रेंडली क्लोथिंग लाइन इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है भैया। तो क्या क्या है ऑप्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन फेज में है क्या भैया? वो टारगेटिंग अर्ली मार्केट एंट्रेंट, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो अर्ली मार्केट एंट्रेंट को टारगेट तो कर नहीं रही थी। ग्रोथ फेज में है कैपिटलाइजिंग एंड एक्सपांडिंग मार्केट डिमांड। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट डिमांड को वो कैप्चर करने के लिए वो कैप्चर करने वाली थी, इसलिए उसने इको फ्रेंडली कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। मैच्योरिटी फेज एमिंग एंड मेंटेन मार्केट शेयर। डिक्लाइन फेज अटेम्प्टिंग टू रिवाइव फेडिंग प्रोडक्ट सेल। नहीं भाई, हमको तो इससे ध्यान में आ गया कि ये, हालांकि ये कहीं लिखा नहीं था, बट ऊपर लिखा था कि वो एक्सपेंशन कर ले, इसलिए उसने इको फ्रेंडली क्लोथिंग लाइन खोल रखी थी। तो एक्सपांड करने के लिए, तो वो कौन से फेज में है? ग्रोथ फेज में। ठीक है, थोड़ा ये ट्रिकी था बट हमने उसको सॉल्व कर लिया। डिजाइन फेज शोकेस एगिलिटी इन एडाप्टिंग टू इवॉल्विंग कस्टमर प्रेफरेंसेस।
हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर एज हाईलाइटेड इन द केस, के कैसे ये करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे? बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस, अरे भाई वो अफोर्डेबल था, वो कम प्राइसेस में सेल करता था, ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो गया। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सस्टेनेबल क्लोथिंग लाइन इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग डिमांड फॉर इको फ्रेंडली फैशन, हाँ भैया ये हो सकता है, पहले क्वेश्चन में भी यही था। बाय इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक एंड फोकसिंग सोली ऑन देयर, अरे ओरिजिनल प्रोडक्ट रेंज, इग्नोरिंग कहा कर रहा है, कस्टमर फीडबैक तो वो ले रहा था, 2 लाइन में हमने पढ़ा था कि कस्टमर फीडबैक ले रहा था वो, तो ये भी गलत हो गया। बाय रिड्यूसिंग द वैरायटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, नहीं ना, वो तो प्रोडक्ट रेंज उसने एथनिक वेयर, अलग अलग वेयर लॉन्च किए थे, तो प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहा था, वो रिड्यूस तो नहीं कर रहा था, तो क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, सीधी इजी। इन अकॉर्डेंस विद द मेंडलिस्ट मैट्रिक्स, आ गया भाई कोई मेंडलिस्ट मैट्रिक्स का क्वेश्चन, सब स्टेक होल्डर ग्रुप पोजेस हाई पावर and high interest in the company operation. Among listed below, which stakeholder group typically falls under the category of high power and high interest? हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट के कौन से टाइप के कैटेगरी में आती थी मेंडलिस्ट मैट्रिक्स की, अभी कमेंट करके बताओ कि हाई पावर और हाई इंटरेस्ट किस में आता था, की प्लेस स्टेक होल्डर में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, इसको ग्रेटेस्ट एफर्ट करती थी सेटिस्फाई करने के लिए। तो आंसर पढ़ते हैं, आंसर सॉरी ऑप्शन पढ़ते हैं। लोकल कम्युनिटीज विद द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द कंपनीज इंपैक्ट ऑन देयर नेबरहुड्स, ऊपर हमने देखा था कम्युनिटीज और कस्टमर को तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन करते थे बेसिकली, तो इसमें हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट की बात तो नहीं आई। फैशन इन्फ्लुएंसर हु कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ब्रांड परसेप्शन एंड कंज्यूमर चॉइसेस, ये हो सकता है बिकॉज ये फैशन इन्फ्लुएंसर था, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर मेंटेन कर रहा था पूरा, और उसको ब्रांड इमेजेस और आपके प्रीमियम मटेरियल से फर्क पड़ता था, तो ये हो सकता है। बचे हुए 2 ऑप्शन पढ़ते हैं। लॉयल कस्टमर हु कंसिस्टेंटली परचेज द कंपनीज प्रोडक्ट, नहीं हो सकता बिकॉज लॉयल कस्टमर्स को ना कम्युनिटीज और कस्टमर्स को वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे थे, तो इसमें हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट बहुत चीजें नहीं आएगी। लो पावर सप्लाई प्रोवाइडिंग नॉन क्रिटिकल मटेरियल, ये तो कौन से एंगल में होगा ही नहीं यार, हाई पावर हाई इंटरेस्ट लो पावर सप्लाई में कहां से आएगा, तो इसका ऑप्शन भी बनता है। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन हटके था, ठीक है ठीक है। द केस इनसाइट्स हाईलाइट वन ऑफ द डिजाइन फेब्स कोर कॉम्पिटेंसी व्हिच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू देयर सक्सेस इन द क्लोथिंग इंडस्ट्रीज। व्हाट स्पेसिफिक कोर कॉम्पिटेंसीज इज एम्फसाइज्ड इन द गिवन केस, कौन सी कोर कॉम्पिटेंसी है? एक्सपर्टाइज इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, कहा मेंशन किया था यार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, ये तो वही से गलत हो गया। एक्सपर्टाइज इन डिजाइनिंग लग्जरी वॉचेस, अरे ये क्या कर रहा है ऐसे, लग्जरी वॉचेस तो कहीं मेंशन किया ही नहीं, तो वो तो लग्जरी वॉचेस में था नहीं ना, ही ऑटोमोबाइल में था। एक्सपर्टीज इन ट्रेंड फोरकास्टिंग व्हिच प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन फैशन इंडस्ट्री, हाँ भाई ट्रेंड फोरकास्टिंग कर रहा था, बेसिकली कस्टमर को बिहेवियर को एनालाइज कर रहा था और फैशन इंडस्ट्री में था, तो इससे ये था सी ऑप्शन बन सकता है। एक्सपर्टीज इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अरे भाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग ना ऑटोमोबाइल में था, ना एरोस्पेस में था, ना ही वो लग्जरी वॉचेस में था, तो क्या आंसर बनेगा? सी आंसर। ये तो बहुत चिल्लर क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। तो पहले का स्टडी कंप्लीट हुई, सेकंड क्वेश्चन 2 देखते हैं एमसीक्यू का। Innovexa Solution Limited operates technology sector and has a 4 division: innovate, develop and transform। 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन, इनोवेट, डेवलप करना, ट्रांसफर करना, एलिवेट करना। Each division function as an independent product center while also contributing to the company's flagship product, ठीक है। Product taxpayer, every division has its own set of activities managed by respective division head who is responsible for the product line performance and profitability while competing in different market segment। each division leverage its own unique resources and capabilities। इससे ध्यान में आता है ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये ध्यान लगा ही था मुझे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछेगा, अरे वो ओन सेट ऑफ एक्टिविटीज है और खुद के रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज एंड इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेंटर है, ये 3 कीवर्ड्स है, तुमको ध्यान में आएगा कि वो एसबी है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है भैया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको कीवर्ड देगा कि जैसे इसमें दिया था ओन सेट ऑफ एक्टिविटीज है, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेंटर है और खुद के रिसोर्स और कैपेबिलिटीज यूज करते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होगा, तो जिससे कि कीवर्ड से ध्यान में आ जाएगा कि उसमें क्या है, वो किस रिलेटेड है, ठीक है ठीक है। Aeroglide INC, a global aviation company, approached Rajesh K, an Indian entrepreneur, to collaborate with his team on a next generation aircraft manufacturing project. Their goal is to expand into South Asia, a region with a growing demand for advanced aviation technology. What strategy is Aeroglide INC trying to implement? Market penetration, market development, strategic alliance, diversification। देखो एक चीज ना, यहाँ पे 2 वर्ड है, यहाँ पे क्या था, उन्होंने लिखा था कि वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट, ठीक है, इससे तो नहीं, कोलैबोरेशन से ठीक है, हम नहीं ये कर सकते, समझ नहीं सकते कि एक्सपेंशन भी हो सकता है भैया, मार्केट डेवलपमेंट भी हो सकता है, बट कोलैबोरेट कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेशन चल रहा है, मतलब कुछ कॉमन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया है, तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा। हंसना मत, ये 2 वर्ड से ध्यान में आएगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेशन चल रहा है, तो ये फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस में आएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एथलॉन इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू रेंज ऑफ इको फ्रेंडली परफॉर्मेंस शूज फॉर फिटनेस एंथुसियास्ट, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक मैनेजर वांट्स टू एनालाइज द मार्केट पोजीशन ऑफ कंपीटिंग ब्रांड इन द सस्टेनेबल स्पोर्ट्स फुटवेयर सेगमेंट, विच टूल कैन बी यूज, मार्केट पोजीशन के लिए कौन सा टूल यूज होगा, बताओ बताओ बताओ। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग से तुमको ध्यान में आएगा कि तुम्हारी मार्केट पोजीशन क्या है, तो ये आपके लास्ट अटेम्प्ट में भी स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का क्वेश्चन आया था डिस्क्रिप्टिव में, तो ऐसे इस बार एमसीक्यू में, सॉरी एमसीक्यू आया था इसका, तो आपको ऐसे इस बार भी एमसीक्यू में फिर से पूछ लिया आरटीपी में कि मार्केट पोजीशन
कौन से मेथड से, कौन से टूल से आइडेंटिफाई होती है? तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इसका आंसर है। ठीक है भैया। XYZ Logistics, a leading transportation company, has been operating in the industry for over a decade. ठीक है। Over the years, the company has expanded its fleet, optimized route planning, implemented advanced fuel efficiency technique. As a result, the company's per mile cost has been significantly decreased. कि भाई उनको जो वो बहुत सालों से जो काम कर रहे हैं ना, उसके वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका कॉस्ट बहुत डिक्रीज हो गया है। ड्यू टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग लार्ज स्केल लॉजिस्टिक ऑपरेशन। कि उनको जितना अनुभव आया ना, एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे उनका कॉस्ट भी डिक्रीज हो गया और उनके जो भी लार्ज स्केल बड़ा प्रोडक्शन था उसकी वजह से उनका कॉस्ट भी डिक्रीज हो गया और इफिशियंसी भी और अच्छी खासी इंप्रूव हो गई। वी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन दिस रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। अरे सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ये रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है? सीधी सी बात है भैया, एक्सपीरियंस का हो। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? ओवर द जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस का से जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है। तो ये एक्सपीरियंस का है। बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। Global Fast Food Limited, a multinational restaurant chain, is evaluating whether to enter the packaged food industry by launching its own brand of frozen meals. This decision involves analyzing new market potential, acquisition, and overall business portfolio diversification. At what level is this decision is likely to be made? देखो, ग्लोबल फास्ट फूड्स जो है उसने क्या किया, वो रेस्टोरेंट में है और वो बोल रहा है मैं पैकेज फूड इंडस्ट्री में खुद का नया ब्रांड ओपन करके वो इंडस्ट्री में घुसना चाहता हूँ। तो ये डिसीजन कौन लेगा? सीधी सी बात है, ये डिसीजन बड़े लोग लेंगे। बड़े लोग मतलब कौन? ऊपर के सीईओ, सीएफओ। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्पोरेट लेवल के ये डिसीजन होंगे। ठीक है भैया, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल के ये बंदे आपका डिसीजन लेंगे। ओके, तो आपके सारे एमसीक्यूज यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको ऐसे में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे वहां पे क्वेरीज पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना यार। ठीक है। लेट्स मेक लर्निंग इजी विद सी कृष्णा भैया। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।